सो हेलो एंड वेलकम टू द इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। ये हमारा लेक्चर 1 है। इसमें हम बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। बायोस्फेयर के बारे में इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, इकोलॉजिकल नीश, इकोटोन एंड एज इफेक्ट, इको क्लाइन, इको टाइप एंड बायोटाइप। ठीक है, सो ये पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बायोस्फेयर क्या होता है। देखो, पहली बात तो आपको पता होगा कि बायोस्फेयर होता क्या है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड द बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर यहाँ पर बताती हूँ मैं। तो बायोस्फेयर जो है इट इज़ अ इन अ सिंपल टर्म्स इफ आई वुड से कि बायोस्फेयर इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन, सपोज दिस इज योर, तीन चीज़ों का इंटरैक्शन होता है। ठीक है, ये इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। सो यहाँ पर दिस इज़ द बायोस्फेयर एंड ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, दिस इज़ योर एटमॉस्फेयर, दिस इज़ योर हाइड्रोस्फेयर एंड दिस इज़ योर लिथोस्फेयर। ठीक है, तो इन तीनों के इंटरैक्शन के बीच में आपके पास है बायोस्फेयर। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर बायोस्फेयर। अब हम बायोस्फेयर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। बायोस्फेयर जो है, पहली बात तो बायोस्फेयर आपका जो लाइफ सपोर्टिंग लेयर है। ठीक है, एक मिनट, जो भी आपका, ओके, वट एवर योर लाइफ सपोर्टिंग लेयर, ठीक है, ये आपका लाइफ सपोर्टिंग लेयर माना जाता है क्या, बायोस्फेयर। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है, यदि आपसे पूछ ले कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, सो इसकी थिकनेस जो है वो होती है आपकी 30 किलोमीटर। ठीक है, बट जो नासा है, नासा की मैं बात करूं, सो नासा ने ये पाया कि इसी बायोस्फेयर में जो आपका बैक्टीरिया है वो 15 किलोमीटर तक मिल जाता है। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड करते हो। जो अपर लिमिट है बायोस्फेयर की वो डिसाइड होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर से एंड प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर से। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपका जो बायोस्फेयर है इसकी अपर लिमिट डिसाइड होती है। और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होगी। ठीक है, तो लोअर लिमिट जो है आपकी O2 के प्रेजेंस से प्लस आपका जो लाइफ सपोर्टिंग, ठीक है, आपका जो लाइफ सपोर्टिंग लाइट है, ठीक है, मतलब जो भी आपका लाइट है वट एवर सपोर्टिंग द लाइफ, उससे बायोस्फेयर की लोअर लिमिट डिसाइड होती है। ठीक है, O2 देखो दोनों में, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो दोनों में आपको मिल जाएगा। फिर एक एक चीज़ और है यहाँ पर, होलोजोइक एनिमल। यदि आपसे बोल दें कि व्हाट आर होलोजोइक एनिमल्स, सो यू शुड बी नोइंग कि वो सारे एनिमल्स जो अपना खाना वाया माउथ लेते हैं। ठीक है, वाया माउथ, सो इनको बोलते हैं आप होलोजोइक एनिमल्स। ठीक है, नाउ हमारा बायोस्फेयर जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पहली बात तो ये जो सिस्टम वाला शब्द है, ये सिस्टम वाला शब्द की डेफिनेशन जो है हमारे कैनेडी साहब ने 1971 में दी है। ही हैज सेड भाई कि जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम। यस, जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा सिस्टम है, व्हाट इज द सिस्टम। अब देखो जो यहाँ पर बोला इन्होंने कि सिस्टम होता है, इट इज इट इज अ इट इज द स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड उसके जो एट्रीब्यूट हैं उसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट को बोलोगे आप सिस्टम। अब ये जो वर्ड है, द वर्ड विच इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम, वो पहली बार किसने यूज किया था। तो ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ठीक है, उसको पहली बार यूज करने का श्रेय जाता है हमारे A.G. टेंसले साहब को। ये नाम याद रखना है। ठीक है, A.G. टेंसले साहब को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने 1935 में इसका जो है वो यूज़ किया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे इकोसिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो आप क्या बोलोगे। तो हमारे जो है वो तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका एनर्जी, एनर्जी एक कंपोनेंट होता है, प्लस आपका जो है बायोटिक कंपोनेंट होता है, प्लस प्लस यू हैव द अबायोटिक कंपोनेंट एज वेल। ठीक है, बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है, और तीसरा होता है एनर्जी। और ये जो है मतलब इकोसिस्टम क्या, ये क्या होता है, इकोसिस्टम जो है आपका एक ओपन सिस्टम होता है। इट इज़ योर ओपन सिस्टम। ठीक है, और इसको जो है एक ब्लैक बॉक्स मॉडल, मतलब जो आपका
ब्लैक बॉक्स मॉडल है ना, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर उससे डिफाइन किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखनी है। अब टाइप्स कितने होते हैं, देखो वी हैव 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। हैबिटाट बेस में आपका आ जाएगा, एक होता है हैबिटाट बेस में, एक मिनट, हैबिटाट बेस में आपका होता है एक तो एक्वाटिक होता है, यू हैव द एक्वाटिक सिस्टम, देन यू हैव द टेरेस्ट्रियल, ठीक है। आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और आपका एक्वाटिक होता है, ये होता है हैबिटाट के बेसिस पे। फिर स्पेशल स्केल के बेसिस पे क्या होता है, स्पेशल स्केल के बेसिस पे होता है यू हैव द कॉन्टिनेंटल, ठीक है। आपका कॉन्टिनेंटल होता है प्लस आपका जो है वो ओशियनिक होता है, ठीक है। यू हैव द कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक। फिर जो ईपी ओडम है या फिर ईपी ओडीएम है, इन्होंने इकोसिस्टम है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक है आपका कल्टिवेटेड, दूसरा है आपका नॉन कल्टिवेटेड। अब कल्टिवेटेड वो जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ने अपना इंटरेक्शन कर लिया है, ठीक है। दे मतलब ह्यूमंस हैव डिस्टर्ब्ड और ह्यूमंस समहाउ इंटरेक्टेड विद दिस एनवायरनमेंट। और जो नॉन कल्टिवेटेड है, इट इज़ द वर्जिन। वर्जिन मतलब क्या है कि इट हैज़ नॉट कल्टिवेटेड येट, मतलब इसको अभी तक टच नहीं किया। मोस्टली जो आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वगैरह है ना, ये नॉन कल्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वी हैव द इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में इकोलॉजी होता क्या है, पहली बात तो सुनो कि भाई जो इकोलॉजी है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है, प्लस जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी में एन ऑर्गेनिज्म इज इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट प्लस विद द अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। सो ये हमने देख लिया कि व्हाट इज द इकोसिस्टम, ठीक है। इसको पहली बार किसने यूज करा था, इकोसिस्टम जो कॉइन किया था पहली बार वर्ड, वो कॉइन किया था हमारे अर्नस्ट हैकल ने, ठीक है। नाम याद रखना है, अर्नस्ट हैकल ने 1969 में, ठीक है। अब हमने अभी देखा, एक बार वो रिवाइज करते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो किसने किया है, वो हमारा किया है एजी टेंसले साहब ने एंड 1935 में किया। बाकी जो इकोसिस्टम है, सॉरी जो इकोलॉजी है आपका, इकोलॉजी वो आपका किया है अर्नस्ट हैकल ने 1969 में। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है। सो वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल होता है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इंडिविजुअल से बनती है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। लोग मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर आपकी जो है कम्युनिटी बनती है, पॉपुलेशन से यू हैव द कम्युनिटी, ठीक है। पॉपुलेशन से आपकी क्या बन जाती है, पॉपुलेशन से आपकी बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से आपका जो है वो बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा, और इकोसिस्टम से बनता है आपका बायोम, बायोम बनता है, एंड देन बायोम से आपका बन जाएगा बायोस्फेयर, ठीक है। दिस इज द बायोस्फेयर। हमने बायोस्फेयर पढ़ लिया है, हमने इको सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो मैं आपको यहीं पर क्लासिफाई करके बता देती हूँ कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है, हमारा जो मेजर सोर्स है मतलब एनर्जी का, वो है आपका सन। सो सन से पहले तो जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं क्या लेते हैं, दे आर टेकिंग द एनर्जी एंड दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद कीमोसिंथेसिस वगैरह भी होता है। तो जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, आपके जो भी ऑटोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं, ये सन से एनर्जी को ड्राइव करते हैं, और ये जो व्हाट आई कैन से एनर्जी या फिर ये जो प्रोडक्टिविटी बनाते हैं उसको बोलते हैं आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा होती है। बट वहीं अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उन्होंने जो है वो अपनी जो एनर्जी वगैरह है वो बना ली है, ठीक है। अब इसको ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करके जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, वट एवर आर हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे कि हमारे हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स हो जाते हैं, देन वी हैव द कार्निवोर, या फिर जो हमारे हो जाते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। सो ये जब जो है व्हेन दे आर ड्राइविंग देयर एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो प्राइमरी एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स की मदद से जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो एनर्जी को ड्राइव करते हैं, विच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं। बाकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें आपके ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा देखते हैं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जितना कि मतलब एक यूनिट एरिया में
एक यूनिट एरिया में जो प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हैं उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी बनाई है वो होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से आप रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ये। और इसको नापा कैसे जाता है, इसको जो मेजर किया जाता है इट इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, ठीक है, इसका जो है दिस इज द यूनिट। फिर ये जो है द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी व्हाट इट इज कॉल्ड एज द बायोमास एक्यूमुलेशन, जो आपका बायोमास एक्यूमुलेशन है पर टाइम, ठीक है, बायोमास एक्यूमुलेशन पर टाइम। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट जो चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। एक तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी याद रखना है, फिर आपको ये याद रखना है जो एवरेज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना सीक्वेंस में वो पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको जो आपका ओके सो आपकी जो वट एवर योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये जो है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो होती है आपकी यू हैव अ मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एल्गल बेड्स, ठीक है, जो आपके एल्गल बेड्स वगैरह होते हैं या फिर आपकी जो रीफ्स वगैरह होती है, ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड नंबर पे आपकी आ जाएंगी एस्चुरीज, ठीक है। एस्चुरीज कहाँ होती हैं, जहाँ पर डेल्टाज नहीं बनते वहाँ एस्चुरी बनती है, जैसे कि नर्मदा, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा आपका स्वैम्स, जैसे आपका सुंदरबन है वो स्वैम्स है, एंड जो आपके मार्शेज हैं वॉट एवर योर मार्शेज आर, ओके। देन यू हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो स्वैम्स के बाद ट्रॉपिकल आपका रेन फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है। देन यू हैव द टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके बाद आपके जो हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। देन यू आर हैविंग द टैगा, आपके जो हैं टैगा आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे आपके सवाना, ठीक है, टैगा के बाद सवाना आ रहा है, देख रहे हो। फिर उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो। एंड देन यू आर हैविंग द वुड लैंड एंड श्रब लैंड, वट एवर योर वुड लैंड एंड श्रब लैंड, ठीक है, आपका वुड लैंड है एंड श्रब लैंड है, ठीक है। सो एक मिनट, यस दिस इज योर वुडलैंड एंड दिस इज योर श्रबलैंड। देन उसके बाद आ जाता है हमारे, ये तो टेम्परेट फॉरेस्ट थे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका दीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जो भी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। देन यू आर हैविंग द लेक्स, जो भी आपके लेक्स हैं एंड स्ट्रीम्स हैं, देखो लेक्स एंड स्ट्रीम्स बाद में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आएंगी आपकी जो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, एंड देन आपको लगेगा कि ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती होगी, बट देखो उसकी कम है, ठीक है। देन 14, देखो टेगा यहाँ पर आ गया, बट जो टुंड्रा है वो देखो लास्ट में है यहाँ पर, इसके ओपन ओशन के बाद में भी टुंड्रा है। देन वी आर हैविंग द डेजर्ट, जो भी आपका डेजर्ट है। एंड सबसे लास्ट में आ जाता है आपके एक्सट्रीम जो डेजर्ट्स वगैरह, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल ही कुछ नहीं उग रहा है वो। सो पहले रिवाइज कर लेते हैं, अल्गल बेड्स एंड रीफ्स हैं, फिर एस्चुरीज हैं, फिर स्वैम्प्स वगैरह हैं, देन हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट है, टैगा है, सवाना है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वुड लैंड एंड श्रब लैंड है, देन टेम्परेट जो आपके टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं वो हैं, लेक्स एंड स्ट्रीम्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं, ओपन ओशन है, टुंड्रा है, डेजर्ट है और एक्सट्रीम डेजर्ट है, ठीक है। सो ये हो गया, हमने ये जो है पूरा प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट कवर कर लिया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सक्सेशन। अब देखो सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन में आपका जो स्पीशीज़ वगैरह है, ठीक है, वॉट एवर योर स्पीशीज़, जो आपकी स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, स्पीशीज़ जो हैं वो मिलके बनाती हैं आपकी इकोलॉजिकल कम्युनिटी, और ये जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है वही किसी भी एरिया को जो है वो कॉलोनाइज करती है, उसको बोलते हैं सक्सेशन। तो अब जैसे ये जो कम्युनिटी है, एक एंटायर कम्युनिटी जो कि किसी भी प्लेस को कॉलोनाइज कर रही है उसको क्या बोलते हैं, एंटायर कम्युनिटी को आप बोलोगे सेरे, ठीक है, इट इज़ द सेरे। सेरे क्या होता है, इट इज़ द एंटायर कम्युनिटी, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये क्या होता है, देखो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एकदम बेयर रॉक, जब बिल्कुल ही कुछ नहीं था तो जो पहले लोग आते हैं, ठीक है, मतलब जो पहले स्पीशी आती है वो होती है प्राइमरी। फिर सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी मतलब कोई स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस के, फॉर एग्जांपल फायर के बाद जो है फिर से ये जो स्पीशीज़ हैं वो आना चालू हो तो वो सेकेंडरी होगी। अब जो हाइड्रेक सक्सेशन होता है, हाइड्रेक का मतलब है वो सक्सेशन जो कि वेटलैंड वाले एरिया में हो रहा है, ठीक है, वेटलैंड मतलब गीली जगहों पे। एंड देन ज़ेरियाक सक्सेशन, अब जो ज़ेरियाक सक्सेशन है वो एकदम ड्राई वाले एरियाज में होता है, ठीक है।
देन ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। अब ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन देख लेते हैं। सो ऑटोजेनिक का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि वो सक्सेशन जो कि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स है खुद के द्वारा, जो ऑर्गेनिजम्स है मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स हैं आप बोलो, उनके द्वारा लाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोजेनिक, ठीक है। और जो एलोजेनिक है वो होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स लेके आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एलोजेनिक सक्सेशन। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ठीक है। वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोजेनिक, ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं हमारा एलोजेनिक। तो ऑटोजेनिक और एलोजेनिक में वी विल बी सीइंग द डिफरेंस। अब देखो जो आपका ऑटोजेनिक है, जो भी चेंजेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद ऑर्गेनिजम्स लेके आते हैं बाय द ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स, व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑटोजेनिक, ठीक है। एंड एलोजेनिक क्या होता है, जो भी आपके एक्सटर्नल, वॉट एवर योर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एलोजेनिक, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरनल फैक्टर्स में, कौन कौन आएंगे इंटरनल फैक्टर्स में, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, या फिर आपके जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, अब जो है वो फ्लड्स हो गए, या फिर जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है, ये होता है एलोजेनिक। फिर हम बात करेंगे, ये जो है वो बायोटिक इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, दीज आर बिकॉज ऑफ द बायोटिक इंटरेक्शंस। एंड ये क्या होता है, ये अबायोटिक इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है, दीज आर बिकॉज ऑफ द अबायोटिक इंटरेक्शंस। एंड ये जो हैं, जब एलोजेन जो ऑटोजेनिक सक्सेशन, मतलब जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं इनके एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, वो। देन वी हैव द एलोजेनिक में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वॉट एवर एनवायरनमेंट हैज वो उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव द ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। ऑटोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, it is brought by the organisms themselves, allogenic by the external factor। internal factor होते हैं प्लांट ग्रोथ, या फिर जो आपकी न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन, एक्सटर्नल फैक्टर क्लाइमेट चेंज, फ्लड एंड वॉल्केनिक, ये बायोटिक इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ द abiotic interactions and they try to modify the environment। and allogenic में जो organisms है they try to adapt, okay। so ये हमने पढ़ लिया autogenic and allogenic। then we'll talk about कि जो इकोलॉजिकल नीश है, इकोटोन है एंड एज इफेक्ट है। अब आपको पता होगा जो इकोलॉजिकल नीश है वो क्या होता है। इकोलॉजिकल नीश, पहली बात तो जो पहली बार ये जो इकोलॉजिकल नीश नाम का शब्द है वो निकाला था किसने, वो निकाला था हमारे, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द जे ग्रेनियल, हमारे जे ग्रेनियल साहब 1917 में। और प्लस जो आपके जो चार्ल्स ईल्टन साहब हैं, चार्ल्स ईल्टन, ठीक है, सो ही हैज़ टॉक्ड इन द 1927, ठीक है। सो याद रखना है। बाकी हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है जो हमारे एजी टेंसले साहब हैं 1935 में, ये लेके आए हमारा इकोसिस्टम। दूसरा है हमारे अर्नस्ट हैकल साहब, ठीक है, अर्नस्ट हैकल साहब कब लेके आए, सो अर्नस्ट हैकल साहब 1969 में जो है वो इकोलॉजी लेके आए, ठीक है, 1969 में इकोलॉजी नाम का शब्द लेके आए। फिर हमने बात करी जो इकोलॉजिकल नीश है वो कौन लेके आया, हमारे जे ग्रेनियल साहब 1917 में, और चार्ल्स ईल्टन साहब 1927 में। अब जो इकोलॉजिकल नीश है, नीश का मतलब क्या होता है, नीश का मतलब देखो, नीश का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में एक फंक्शनल रोल होता है, ठीक है, दे हैव द फंक्शनल रोल। इसी फंक्शनल रोल को हम बोलते हैं नीश, ठीक है। अब ये जो नीश है मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका सर्वाइवल, उसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, उसका जो फूड लेने का तरीका है, ये सब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो होता है, मतलब ये जो यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि यूनिक होता है हर एक स्पीशी के लिए, वो होता है आपका नीश, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द नीश। फंक्शनल रोल, एक यूनिक रिप्रोडक्शन, फूड, या फिर जो आपका सर्वाइवल का तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज द नीश, ठीक है। अब होता है हमारे पास इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन जो है, पहली बात तो याद रखो कि इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, दिस इज द ट्रांजिशन जोन। अब ये ट्रांजिशन जोन क्या है, ट्रांजिशन जोन का मतलब देखो, समझो कि दिस इज द वन एनवायरमेंट, दूसरा, और यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ कि सपोज दिस इज द
आपका फॉरेस्ट का हैबिटाट है, ये आपका फॉरेस्ट का हैबिटाट है, ठीक है। एंड दिस इज योर मार्श, ठीक है, ये आपका मार्शलैंड का हैबिटाट है। एंड दिस इज योर लेक हैबिटाट, ठीक है, ये जो है वो आपका हैबिटाट है। अब ये वाले जो पार्ट्स हैं ये क्या है, ये ट्रांजिशन जोन है। अब इन्हीं जो ट्रांजिशन जोन है, दीज आर द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन्स होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है इकोटोन, जो कि एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जाने के टाइम पे आपका जो ट्रांजिशन जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन, मतलब जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको बोलते हैं आप इकोटोन, ठीक है, समझ गए। एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में शिफ्ट होने के लिए जो ट्रांजिशन जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज द इकोटोन। फिर हम एज इफेक्ट, ठीक है, हम एज इफेक्ट के बारे में देखेंगे। देखो अब इन्हीं, मान लो दिस इज द फर्स्ट हैबिटाट एंड दिस इज द सेकंड हैबिटाट, ठीक है, इसके बीच में जब आप आएंगे, दिस इज द ट्रांजिशन जोन। अब ये जो ट्रांजिशन है, मतलब दिस इज द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है दोनों हैबिटाट के बीच की, यहाँ पर आपको जो स्पीशीज मिलेंगी, वॉट एवर स्पीशीज यू आर गेटिंग, ठीक है, तो इनको बोलेंगे आप एज स्पीशीज, इन्हीं को एज स्पीशीज बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये एक हैबिटाट 1 है, दिस इज द हैबिटाट 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग स्पीशीज मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 अलग अलग स्पीशीज मिल रही है, बट यहाँ पर आपको 9 स्पीशीज मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द एज स्पीशीज, ठीक है, ये आपको एज स्पीशीज बोलेंगे इनको। और इसी को हम एज इफेक्ट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एज इफेक्ट, ठीक है। सो ये जो एज इफेक्ट है वो कहाँ मिलता है, वो आपको ये जो दो हैबिटाट है इनकी बाउंड्री पे मिलता है, ठीक है। आप ट्रांजिशन जोन बोल लो या फिर इनकी बाउंड्री बोल लो, ठीक है, दोनों दोनों एक ही बात है। फिर हम बात करेंगे हमारा इकोक्लाइन, इकोटाइप एंड बायोटाइप। अब इकोक्लाइन क्या होता है, देखो इकोक्लाइन जो है वो इकोक्लाइन इट इज द जोन ऑफ जो आपका ग्रेजुअल, देखो आपका क्या है इकोक्लाइन, में आपको बात करूं तो इकोक्लाइन जो है ये एक ग्रेजुअल चेंज होता है। दिस इज द व्हाट इट इज द ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, ये ग्रेजुअल चेंज होता है जब आप एक एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हो, तो जो ग्रेजुअल चेंज होता है उसको बोलते हैं इकोक्लाइन। मतलब इसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, इट हैज़ अ नो शार्प बाउंड्री, ठीक है, इट हैज़ अ नो शार्प बाउंड्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बोलूँ कि आपका थर्मोक्लाइन है, ठीक है, योर थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या है कि टेम्परेचर जो है वो ऐसे हाई से लो की तरफ जाता है, सो इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, नॉट द एब्रप्ट चेंज। देन वी हैव द हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन में क्या होता है, हेलोक्लाइन में आपकी जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, इट इज़ फॉर द सैलिनिटी। सो दैट इज द थिंग कि भाई ये ग्रेजुअल होता है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन इसके एग्जाम्पल है। फिर इको टाइप। अब इको टाइप क्या होता है, देखो इको टाइप जो है इको टाइप में वट एवर, देखो ये सेम स्पीशीज है। पहली बात तो जो आपका इको टाइप है इट इज़ फॉर द सेम स्पीशीज, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहीं पर टू हियर, ये जो आपका इको टाइप है दिस इज योर इको टाइप। अब जो इको टाइप है पहली बात तो सेम स्पीशीज के लिए होता है, ठीक है, मतलब ये आप देख रहे हो कि दिस इज 1 स्पीशी, 2 स्पीशी एंड 3 स्पीशी, ये सेम ही स्पीशी है। बट क्या है कि ये जो स्पीशीज हैं इनमें फिनोटाइप के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, मतलब जैसे कि एलिवेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, इनकी वजह से इनके जो फेनोटाइपिक फीचर्स हैं, ठीक है, इनके फेनोटाइपिक फीचर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप देखो ये जो पत्ता है, ये जो मतलब लीफ है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे राउंड हो गया है। तो क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ठीक है। सो स्पीशीज तो सेम है बट एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से फिनोटाइपिक जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज द इकोटाइप, ठीक है, ये इकोटाइप होता है। फिर बायोटाइप क्या होता है, देखो बायोटाइप जो है, बायोटाइप में वट एवर बायोटाइप, बायोटाइप का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव अ सिमिलर या फिर आपके जो आइडेंटिकल जीनोटाइप है, ठीक है। अब आइडेंटिकल जीनोटाइप का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे कि आपने ये पूरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन पे आपने जो है वो हर्बिसाइड ऐसे छिड़कना चालू करा, तो कुछ जो पौधे हैं वो क्या होंगे, इस हर्बिसाइड से भी रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो ये जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे।
ये जो इन्होंने एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट है, इन्होंने अपना जो ग्रुप बनाया है, इसको ही आप बोलोगे क्या, बायोटाइप। सो इसका मतलब ये है कि ये एक सिमिलर और आइडेंटिकल जीनोटाइप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो वेनेवर दे विल शेयर आइडेंटिकल जीनोटाइप, सो दैट विल कॉल्ड एज द बायोटाइप। और जब फेनोटाइपिक फीचर्स चेंज हो जाए तो वो होगा आपका इकोटाइप, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन इंसेक्ट्स में से कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके जिनके ऊपर कुछ स्टेन वगैरह लगा हुआ है, समझो ये है इतने, ठीक है, इनके ऊपर स्टेन लगा हुआ है, तो इनको जो है आप ऐसे अलग कर दो, ठीक है। तो इनका जीनोटाइपिक फीचर जो है वो अलग हो गया, दे हैव अ सिमिलर एंड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड एज द बायोटाइप। इसको आप बोलोगे बायोटाइप, ठीक है। सो विद दिस हमने अभी कर लिया है, अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।